वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। अब ये क्लास जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पेपर नंबर 15 जो कि फाइनल लेवल पे है। पेपर का नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और जो आज क्लास का नंबर है जो हम डिलीवर करने जा रहे हैं, दिस क्लास नंबर इज 59। ठीक है, तो दिस 59 मीन्स 5959। ये फाइनल लेवल का ग्रुप थर्ड का पेपर है और ये स्टडी नोट्स को फॉलो करते हुए ये 59 नंबर यहाँ पे आपका क्लास नंबर अपीयर होता है। तो हम जो अभी आपका स्टडी नोट 5 को कवर कर रहे थे, जिसमें आपकी क्वालिटी से रिलेटेड चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटीज एंड टीक्यूएम्स एक्सेट्रा जो हमारे पास हैं, जिसमें हमने आपको अभी तक टीक्यूएम बताया था जो कि फर्स्ट वन टॉपिक है आपका 5.1। और ये आपका चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इट इज सम सॉर्ट ऑफ द टेक्निकल पेपर, but definitely it has in fact the potential to develop the creative thinking for the decision making. That's why the institute has incorporated this chapter in your study material. जब आप डिसीजन मेकिंग में जाते हैं तो आपको ये सब चीजें, क्योंकि बीइंग ए यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो अब आपको जो डिसीजन लेने होते हैं वो डिराइव होते हैं आपके कॉस्ट साइड से। तो कॉस्ट साइड में जब क्वालिटीज है और जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर हैं वो अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियल पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं। वो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, हाउ दे इनफैक्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो दैट यू विल नो ओनली व्हेन यू लर्न ऑल दोस थिंग लाइक टीक्यूएम, प्रेज एनालिसिस, सिक्स सिग्मा, cost of quality, and the next segment of this final this chapter is the उसमें आपकी जो CPM part और simulation, learning curve, all those things are the technical in nature, but naturally you will find a link how that things affect the decision making process. That's why आपके चैप्टर में या आपके स्टडी नोट्स में इनको डाला गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये समझने होंगे। तो हम आपके अब जो है 5.2 लेके चलेंगे जो कि प्रेज एनालिसिस से है। ठीक है, अब मैंने आपको जब टीक्यूएम बताया था जो जो इमिडिएटली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो उसमें जब हम देख रहे थे कि जो आपके टीक्यूएम को आपको सॉल्व करने की कैसे टीक्यूएम जब अप्लाई करते हैं, तो उसमें जब टीक्यूएम बेसिकली क्या है, कस्टमर फोकस, कस्टमर सेंट्रिक एक अप्रोच है जिसमें आप कस्टमर को सेंटर में रख के अपने अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं जिससे कि उसके सेटिस्फेक्शन को आप मैच कर सकें, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो जब एक लास्ट स्टेप जब हम टीक्यूएम को अप्लाई करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। तो ये क्लास जो मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आपको इससे पहले डेफिनेटली जो पहली क्लास टीक्यूएम की है उसको देख लेना चाहिए क्योंकि ये इससे काफी लिंक करेगी। तो अब जब हम इन चीजों को देखते हुए आते हैं टीक्यूएम में, तो हम जब अपने इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमें एक प्रेज एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये क्या चीज है, ये जस्ट एक कुछ वर्डों का कॉम्बिनेशन है। वॉट एवर द प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की है उसको इतना डेप्थ और डिटेल में समझना है जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को ठीक से एड्रेस कर सकें। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, इट इज टू नो द प्रॉब्लम। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अपना एग्जामिनेशन देते हैं और आप मान लीजिए अच्छे स्कोर नहीं कर पाते या मान लीजिए आप पास नहीं हो पाते, देन यू हैव टू अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है आपकी कि आप मान लीजिए पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द योर प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल सिंपल समझाना चाहता हूँ कि ये क्या कैसे चीजें डेवलप हो रही हैं। आपकी प्रॉब्लम मान लीजिए ये हो सकती है कि आप जो है अपने 50% मार्क नहीं ला पा रहे हैं, अपना पेपर नहीं कर पा रहे क्लियर। अच्छा, तो अब ये प्रॉब्लम होगी आपकी, ये तो प्रॉब्लम है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन जो है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, अब उसके लिए जो आपको ये पूरा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्या मेरी समझ में नहीं आता, या मैं एग्जाम में नहीं लिख पाता, या मेरे सवाल की कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, या मुझे और कोई मेरा लिखने का तरीका ठीक नहीं है, मेरी स्पेलिंग ठीक नहीं है, मैं क्वेश्चन को स्ट्रक्चर नहीं कर पाता ठीक से। तो ये चीजें जब आप डिटेल में करते हैं तो प्रेज एनालिसिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपने 5-6 चीजें जैसे मैंने आपके उसमें बताई, इसमें आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो
प्रेज एनालिसिस जो है वो यही आपको बताता है कि आपको प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना है बहुत ही साइंटिफिक वे में और फोर डिटेल वे में आपको करना है। तो प्रेज एनालिसिस में कुछ नहीं है, सिंपल जब आप सिक्स सिग्मा जो अपना टीक्यूएम प्रोसेस को जब अप्लाई करते हैं इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए अपने क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को अप्लाई जब करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम को बहुत डेप्थ और डिटेल में एनालिसिस करना होता है जिससे कि आप एग्जैक्टली वो चीज कर सकें जो आपको करना है। तो पेज इज द बेसिकली जो फर्स्ट वर्ड है, 6 स्टेप प्रोसेस है। पी स्टैंड फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो दिस इज द, मैंने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम का ठीक से पता होना जरूरी है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन रैंकिंग। पहले मैं प्रेज की पूरी ये बता दूं ये कहां से वर्ड डिराइव हो रहा है। पी फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आर फॉर उसकी रैंकिंग, जो आपने प्रॉब्लम को दिया फिर उसकी रैंकिंग आप करेंगे कि प्रायोरिटी वाइज किसको मुझे ज्यादा थ्रस्ट करना है, किसको कम करना है। फिर उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो प्रे, आई मीन्स इनोवेशन है, एस मीन्स सॉल्यूशन है और ई मीन्स इवेल्युएशन है। तो ये प्रेज का पूरा नाम है, ठीक है। अब मैं आपको इसको पूरी चीज को समझाता हूं कैसे है। देखिए जब आप टीक्यूएम को अप्लाई करते हैं उसमें अपने इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी अपने प्रोसेस को इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं तो उसको टीक्यूएम में आपको 6 स्टेप एक्टिविटी को सीक्वेंस में अप्लाई करना पड़ता है जिसका नाम प्रेज दिया हुआ है। तो प्रेज का मतलब क्या, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जैसा मैंने बताया कि प्रॉब्लम बेसिकली क्या होगी टीक्यूएम के अंदर कि हमें कस्टमर को सेंटर में रखना है, कस्टमर फोकस। तो एक प्रॉब्लम ये है एरिया ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। हमें ये ढूंढना है कि कस्टमर जो है कौन से एरिया में उसके डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा हैं। मतलब अब इसके एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन कई तरीके से होते हैं। आपकी क्वालिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके प्राइस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके डिलीवरी टाइम से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। और आपके और आफ्टर सेल सर्विस से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दीज आर द एरिया विच में बी द पार्ट ऑफ दिस कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन और एब्सेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये दीज आर द एलिमेंट। तो जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कस्टमर आपका डिससेटिस्फेक्शन, कस्टमर कहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, उन चीजों का आपको ढूंढना है। तो जब आप ये इन्होंने जस्ट 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, आपकी कंपटीटिव एडवांटेज है आपकी या नहीं, कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट है आपका अपनी कंपटीटिव एडवांटेज है अपने जो जो आपके पेयर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में आपके कस्टमर किस तरह से आपसे सेटिस्फाई हैं। तो दीज आर द 2 जस्ट एरिया दे हैव आइडेंटिफाई। यू मे फाइंड मेनी मोर एरियाज जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन है और आपको उसको सॉल्व करना है। तो दीज आर द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। देन यू हैव टू रैंक देम। तो इसको जब आपने इनके एलिमेंट ढूंढे तो इनको रैंक करना है। रैंक करने का मतलब क्या है, आप इसको प्रायोरिटाइज करेंगे, किसको, आपको जैसे परसीव इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं और ईज ऑफ मेजरमेंट ऑन सॉल्यूशन को भी कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जब आपने प्रॉब्लम्स को ढूंढ लिया, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कि प्रॉब्लम किस तरह से हो सकती है कस्टमर की, मान लीजिए जैसे वो कहता है कि आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है। तो इसकी मेजरमेंट हो सकती है, बिल्कुल मेजरमेंट हो सकती है, प्राइस की मेजरमेंट हो सकती है। वो दूसरा कहेगा कि आपका डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान लो ये डिससेटिस्फेक्शन का एरिया है, डिलीवरी टाइम आपका इशू है, ठीक है, ये आपका दिक्कत है। तो इसका मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कस्टमर का आपका जो है कुछ सेंटीमेंट्स हैं, आपके प्रोडक्ट के प्रति कुछ निगेटिव थिंग्स हैं, निगेटिव सोशल एंगल है। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी मेजर इन द नंबर, देन यू हैव टू कन्वर्ट द थिंग्स इन नंबर्स। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आप कभी कहीं रेस्टोरेंट कहीं भी गए होंगे आपने, तो वहां वो इस तरह के आपको कुछ वो दे देता है कि भाई आप जो है हमारी सर्विस के लिए इस तरह के कुछ वो इस तरह के बना के देता है कि आप हाईली सेटिस्फाई हैं तो 5 करिए, थोड़े कम सेटिस्फाई हैं तो 4 करिए, फिर आप जो है और थोड़े कम हैं तो फिर आप जो है 3 नंबर दे दीजिए। तो इस तरह से उसको, जो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो कि डायरेक्टली न्यूमरल में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते, उनको इस तरह से न्यूमरल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये उनको रैंकिंग करते हैं फिर कि हमें किस तरह से रैंक करना है, किस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व पहले करना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंस है, परसीव इंपॉर्टेंस क्या है उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये रैंकिंग करनी है। फिर इसको डिटेल में एनालिसिस करना है। जब आपने ये रैंकिंग कर लिया
सेंटर पॉइंट कहाँ से शुरू होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हमें ये हमारा प्रॉब्लम का जड़ है, यही प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। फिर उसके कंपोनेंट्स ढूंढने हैं, उनके कंपोनेंट्स को रैंकिंग करना है, रैंकिंग के बाद उनका डिटेल एनालिसिस करना है। आप पूछते रहिए भाई क्यों, जब तक आप ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, आगे अच्छा ये करेंगे तो फिर क्या करेंगे आगे, तो मतलब इट रिक्वायर्ड डिटेल, डिटेल इनफैक्ट क्वेश्चनिंग, बेसिकली यहाँ पे जो है आपकी क्वेश्चनिंग करनी है इसमें एनालिसिस, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सिंपल प्रॉब्लम है जस्ट गिव ए सॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं कि आप सिंपल एक प्रीमेच्योर कंक्लूजन पे एक एक सॉल्यूशन दे दे, नहीं नहीं, यू हैव टू आस्क व्हाई व्हाट ऑल दोस थिंग, ठीक है। तो व्हाई व्हाट हाउ मच हाउ मैनी, ये सब क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ठीक है, जिससे आपका प्रॉब्लम का बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी। इसमें आपको फिर क्या करना है, इसको इनोवेटिवली इसको सॉल्व करना है। तो इनोवेटिव्स करने के लिए क्या करना है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, आपके बैरियर हटाने हैं इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें देखना है कि आपके अवेलेबल इनेबलर्स क्या हैं, उनको देखते हुए आपको इनोवेट करने हैं तरीके। और जो पीपल कॉपरेशन है वो आपको चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो आपको, जो इनोवेशन के लिए आपके एक तरह से इनपुट बनेंगे। भाई आप इनोवेशन क्या करेंगे, इनोवेशन किस तरह से करेंगे कि आपका इम्प्लीमेंट, कोई आपने इनोवेशन आपके उसमें आ रहा है तो उसमें ये भी देखना कि वो इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं, उसके बैरियर क्या है इम्प्लीमेंटेशन के, हमारे पास अवेलेबल एवेन्यूज क्या है, इनेबलर्स क्या है, वो देखने हैं, और पीपल जो है उनका कॉपरेशन चाहिए। तो इससे आपका एक इनोवेशन वाला बेस तैयार होगा। जब आप इनोवेटिव ढंग में आ जाएंगे तो फिर आपने जो सॉल्यूशंस यहाँ पे खोजे हैं तो उनको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इम्प्लीमेंट द प्रीफर्ड सॉल्यूशन। जब ये आप यहाँ इनोवेट करेंगे चीजों को तो कुछ सॉल्यूशन निकल के आएंगे, थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, थ्रू टीम वर्किंग, थ्रू क्रिएटिव थिंकिंग, थ्रू थिंक टैंक सिस्टम। तो यहाँ पे आपके जब सॉल्यूशन निकल आएंगे उनको आप जो है इम्प्लीमेंट करिए। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू ब्रिंग अबाउट द रिक्वायर्ड चेंजेस। भाई अब जो आपने सॉल्यूशन यहाँ खोजे हैं, ऊपर में जो भी आइडियाज खोजे हैं यहाँ पे, उसमें बेस्ट सॉल्यूशन को आप इंप्लीमेंट कीजिए। फिर आप देखिए कि उसको सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने में आपको क्या तकलीफें आ रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है, और लोगों को आप रीइंफोर्स कीजिए ट्रेनिंग के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको ट्रेंड कीजिए, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें खाली यही नहीं कि सॉल्यूशन दे देना है, उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनेबलर्स चाहिए, लोगों को किस तरह से उसके लिए मतलब उनको ट्रेंड करना है, मॉडिफाई करना है, उनकी थिंकिंग में क्या चेंजेस लाने हैं, वो यू हैव टू प्रोवाइड दीज थिंग इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ। अब जब आपने व्हेन यू गिव द सॉल्यूशन एंड द थिंग्स आर मूविंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, देन यू इवेल्युएट कि भाई हम जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट को हम इफेक्टिवनेस उसकी क्या है, क्या हमने जिस तरह से इंप्रूवमेंट सोचे थे उसी तरह से हो रहे हैं सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने से या नहीं। इस तरह की बातें आपको मॉनिटर करनी है, इवेल्युएट करनी है। एस्टेब्लिश एंड इंटरप्रेट द परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू टेक द प्रोग्रेस टुवर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब आपको एक तरह से परफॉर्मेंस मेजर करनी है यहाँ पे जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और फर्दर आइडेंटिफाई कीजिए पोटेंशियल एरिया जो जो आपने स्टेप 1 में किए हैं। तो पहले जैसे आपकी प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रॉब्लम, आपने सबसे हाईली पोटेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन यहाँ तक इंप्लीमेंट करके देख लिया, आपने देखा डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं, तो फिर आप एक जो दूसरी लीस्ट प्रायोरिटी वाली है उसको आगे ले आइए। तो ये साइक्लिक चीज है, क्योंकि इंप्रूवमेंट क्या है, इंप्रूवमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता इंप्रूवमेंट, वो कंटिन्यूअस होता है। जैसे आप अगर आप थोड़ा मान लीजिए पढ़ने में आपको कमजोर है या आपके याद नहीं रहता, तो आप अपने को लर्न करना शुरू करेंगे, धीरे 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 आप करेंगे। और आप अगर आपकी फर्म डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है, अपने आप को आप बिल्कुल अपने आप को सबमिट कर देते हैं चीजों को, तो फिर आप देखेंगे एक दिन आप में ओवर द पीरियड इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि अगला एरिया आपको एक वीक मिल जाएगा। तो वही जैसे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको सॉल्व करते हैं। फिर हम जब हम उसमें अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो फिर अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं,
ठीक है। जैसे आज आपकी प्रॉब्लम एक ये हो सकती है कि भाई सबसे पहले मुझे सीएमए पास करना है, फिर जैसे ही आप सीएमए पास करेंगे फिर आप जॉब की तलाश कर सकते हैं, वो एक एक प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप जॉब में भी चले गए, फिर आपको वहां पे परफॉर्मेंस करना है, मुझे आगे करियर में बढ़ना है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो उस तरह से आप प्रॉब्लम टाइम के साथ चेंज भी होती रहती हैं, और हमें उनको प्रायोरिटाइज करके उनको इसी सिस्टम में प्रेस के साथ हमें उनको एनालिसिस करके और उनको डेप्थ और डिटेल में साइंटिफिकली हमें उनको एड्रेस करना होता है। तो दिस इज समथिंग द प्रेज एनालिसिस। अब डिफिकल्टीज क्या आती है प्रेज एनालिसिस में? कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सबसे बड़ा काम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। आपको लग रहा होगा ये बड़ी आसान सी बात है, ये कैसे हो सकता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कौन सा बड़ा काम है? रियल में आप देखेंगे, अगर आपको इफ अगर आप प्रॉब्लम को जानते हैं ठीक से तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुश्किल, सबसे दिक्कत क्या होती है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। भाई कस्टमर डिससेटिस्फाई क्यों है, क्यों हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ये हमारी एक प्रॉब्लम है बिजनेस प्रोसेस में। तो इसकी डिफिकल्टीज क्या है? इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर एपिरेंट बट प्रॉब्लम themselves आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अब ये बड़ी डिफिकल्ट होती है, जैसे हमारी सेल नहीं बढ़ रही है। अब हमारी सेल नहीं बढ़ रही है, ये बड़ी बड़ी आसान सी बात है, सेल क्यों नहीं बढ़ी, हमारे प्राइस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ी आसान सी बात दिख रही है कि सेल हमारी कम है। अब इसको आइडेंटिफाई करना कि सेल कम है, कितनी है, क्या है, कितनी परसेंटेज में है, कितने हमारे रिटर्न के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, इस तरह से इसको समझना। खाली सेल कम कह देना ये कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। प्रॉब्लम हमारी सेल हमारी कितनी होनी चाहिए, कितनी कम है, वो एक उसको डेप्थ और डिटेल में समझना है। प्रॉब्लम में बी आइडेंटिफाइबल बट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मेजरेबल इन द इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, अब ये बड़ा ही एक एक साइकोलॉजिकल टर्म है, अब इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है। तो इट इज वेरी, प्रॉब्लम तो पता चल गई कि भाई हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, अब वो कितना सेटिस्फाई नहीं है, ये जो पैरामीटर है इसको कैसे करना, वो कम है, ज्यादा है, 10 में से 5 है, 10 में से 7 है, 10 में से 3 है, इस तरह की चीजों को उसको मेजर करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है, अब खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपको करना, इट इज नॉट ए इजी टास्क बेसिकली। तो जो नॉन नुमरल पैरामीटर्स होते हैं उनको नुमरल में कन्वर्ट करना अपने आप में एक बड़ी डिफिकल्टी है। तो कई बार तो क्या होता है, प्रॉब्लम भी ठीक से नहीं पता होती, कई बार आपकी प्रॉब्लम तो पता है लेकिन उनका मेजरमेंट नहीं हो पाता। अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे आपके कुछ वेग टाइप की होती है, जैसे कम्युनिकेशन वीक है, एम्प्लॉय का मोरल बड़ा कमजोर है। अब ये चीजें मतलब इनको कोई कोई मेजरमेंट करेक्ट नहीं है, इनका कोई स्केल ऐसा नहीं बना है कि ये करेक्टली इनको मेजर किया जा सके। तो ये इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के 2-3 इन्होंने चीजें बताई कि ये दिक्कतें आती हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। जब हम प्रेज एनालिसिस करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये दिक्कतें हमें महसूस होती हैं। इसकी रेमेडीज क्या है? पार्टिसिपेटिव अप्रोचेज होनी चाहिए, सब लोगों को एक दूसरे के साथ मिलके एक थिंक टैंक की तरह एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए। ठीक है, मल्टी वोटिंग्स होनी चाहिए, पैनल डिस्कशन होना चाहिए, सेमिनार्स हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स बना के डिस्कशन करने चाहिए। आप जानते होंगे क्वालिटी सर्कल्स होते हैं, वहाँ पे क्वालिटी सर्कल क्या होता है, आपको आपको कई बार कहीं पूछ भी सकता है। तो क्वालिटी सर्कल कैसा होता है? ये क्वालिटी सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है कि यहाँ ये कोई सर्कल नहीं होता बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है, एक डिपार्टमेंट के लोग आते हैं यहाँ पे, और वो यहाँ जैसे 10-5 लोग जो है मिले और उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम डिस्कस की। इसी में डिस्कस करते करते कुछ लोग मान लीजिए इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये भी जान सकता है। तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ द क्रॉस फंक्शनल, एक तरह से क्वालिटी को लेके अगर वो कंसर्न करते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं, उसमें सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। ऐसे ही आपका कॉस्ट सर्किल भी हो सकते हैं। अभी कॉस्ट सर्किल तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, पर ये आई थिंक मैं समझता हूँ कि कॉस्ट कॉस्ट सर्किल भी बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं मीन्स दैट देयर आर मोर माइंड्स आर इन फैक्ट डिस्कसिंग द थिंग्स। तो डेफिनेटली व्हेन द पीपल आर डिस्कसिंग द थिंग्स तो आपको जो है सॉल्यूशन मिलता है। जैसे पूरा अब जुडिशियल सिस्टम्स हैं, या उससे पहले की बात देखिए, जो हमारी सोसाइटीज हैं उनमें दिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं लोग? मिलजुल के बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है। इवन आपके घर की प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर की प्रॉब्लम्स आपके कई बार फैमिली मेंबर सॉल्व कर लेते हैं, कई बार आपके रिश्तेदारों को बुला के सॉल्व किया जाता है। तो इट इज समथिंग दैट द डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग।
तो मैं ऐसे बेस एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं, मैं कोई आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप चीजों को बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में समझें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कितनी मुश्किलें होती हैं, प्रेज में जो दिक्कतें आ रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर रैंकिंग का क्या इशू है, तो रैंकिंग का इशू ये हो सकता है डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल रैंकिंग। भाई अब ये जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे टीवी सीरियल्स में वो डांस करते हैं या मान लीजिए गाना गाते हैं, उस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं उसमें वो उनको रैंक करते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। कोई किसी को 4 नंबर देता है, कोई किसी को 10 नंबर देता है, सेम आदमी है। तो डिफरेंस इन द रैंकिंग, मान लीजिए मैं किसी आदमी को रैंक कर रहा हूँ, मैं उसको 4 मार्क्स दे रहा हूँ, कोई दूसरा कर रहा है वो उसको 8 मार्क्स दे रहा है, कोई तीसरा कर रहा है वो उसको 10 मार्क्स दे रहा है। तो डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल जो रैंक कर रहा है। दूसरा क्या है, डिफरेंस इन द प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन द फंक्शन। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है और फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को फाइनेंस वाला आदमी कुछ और ढंग से देखेगा, वो उसको उसकी सीवियरिटी अलग ढंग से समझेगा। जो मार्केटिंग वाला आदमी है वो उसको उसको उतना वेटेज नहीं देगा, प्रोडक्शन वाला वेटेज नहीं देगा। सिमिलरली जैसे इंजीनियरिंग की कोई प्रॉब्लम है, अब इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई करना तो प्रोडक्शन वाला उसको ठीक से कर पाएगा, और आप उसको फाइनेंस वाले से या लॉ वाले से करवाओगे तो वो उसको उतना पता नहीं वो उसको क्या रैंक देगा। तो ये रैंकिंग करना भी आसान काम नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की क्या परसेप्शन है, उसका फंक्शनल बैकग्राउंड क्या है, उस पर डिपेंड करता है, और लेक ऑफ कंसेंसस बिटवीन द इंडिविजुअल। कई बार आपने देखा होगा, जैसे जैसे मैं आपको सिंपल, आप टीवी सीरियल तो देखते होंगे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गाना गाने आते हैं, तो आप देखते हैं कई बार जजेस में डिफरेंस आप देखते होंगे कि भाई कोई दो जज उसको कहते हैं कि नहीं हाँ इट इज गुड, तीसरा कहता है नहीं ये तो ठीक नहीं है। या जैसे आपके बहुत सारे जुडिशियल डिसीजन होते हैं उसमें आप देखते हैं ना कि उसमें कंसेंसस नहीं बनती है, या मतलब बिल्कुल अपोजिट भी रहता है कई बार। तो ये चीजें रैंकिंग भी अपने आप में इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। तो क्या इसका सॉल्यूशन है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होनी चाहिए, लोगों को मतलब बुला के एक साथ बैठा के उनके क्रॉस डिस्कशंस होने चाहिए। ठीक है, उनको डिटेल प्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्योंकि क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग से ही चीजें होती हैं। और दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू ग्रुप इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट जो है वो एज ए होल सिस्टम पे भारी नहीं पड़ने चाहिए। अगर हमें ऐसा नहीं कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें फाइनेंस शुड डोमिनेट और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब वो ग्रुप का इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो सुपीरियर होना चाहिए, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है वो उसको सबऑर्डिनेट करे। तो ये रैंकिंग की प्रॉब्लम है। एनालिसिस करने में क्या प्रॉब्लम है कि हम एडहॉक अप्रोच लगा लेते हैं और क्विक सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, जबकि प्रेस क्या कहता है, प्रेस तो कहता है आप डिटेल एनालिसिस करो, आप लैटरल थिंकिंग करो, आप अपना पूरा थिंक टैंक बनाओ। ठीक है, उसको प्रॉब्लम को, अब ऐसा नहीं कि आप सिंपल हाँ दिस इज द प्रॉब्लम, हमारी सेल कम है तो हम सीधे हाँ भाई एडवर्टीजमेंट शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। भाई हम कहेंगे हमारी सर सेल कम आ रही है, अरे कुछ नहीं ठीक है एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो आप टीवी पे। दिस इज नॉट सॉल्यूशन, इट्स यू हैव टू इनफैक्ट फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली व्हाई योर सेल इज नॉट। आपको अगर एडवर्टीजमेंट भी करना है तो किस सेगमेंट में करना है, वो टीवी पे करना है, रेडियो में करना है, समाचार पत्र में करना है, सोशल मीडिया पे करना है, डोर टू डोर करना है। तो देर आर इट इज रिक्वायर्ड, इट शुड नॉट बी एडहॉक अप्रोच। जो मैंने आपको बताया कि भाई आपकी जैसे सेल का में तो आपने कहा एडवर्टीजमेंट कर दो तो एडहॉक अप्रोच कहलाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका रेमेडीज क्या है, लेटरल थिंकिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो आपको डिटेल में समझना है। फिर आपको इनोवेशंस होने चाहिए। अब इनोवेशंस में क्या दिक्कत होती है, एक तो कॉम्पिटेंसी चाहिए, इनोवेशन वैसे ही थोड़ी आता है, आपको एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफिकेशंस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तो ये कई बार नहीं होती। और दूसरा क्या है कि आइडिया तो है उनको लेकिन ऑपरेशनलाइज करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। देखिए आइडिया की कोई कमी नहीं होती है, आपको आइडिया को ऑपरेशनलाइज करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, इनेबलर्स भी चाहिए, मैनेजमेंट का साथ भी चाहिए, आपको उसके लिए कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, रिसोर्सेज भी चाहिए। तो उनको ये दिक्कत आती है इनोवेशन को, कन्वर्ट द थॉट इनटू द एक्शन प्लान। आपकी थॉट्स जो हैं वो तो आपके पास हैं लेकिन उनको कैसे इंप्लीमेंट करें ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम सॉल्यूशन तो सबके पास है लेकिन कई बार ऐसा होता है सॉल्यूशन वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन लोग बहुत सारे दे देते हैं लेकिन जब उसमें सॉल्यूशन वो मतलब वर्केबल नहीं होते कई बार। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट,
है ना, उसको डेप्थ और डिटेल में आपको सारे एस्पेक्ट को ध्यान से समझना और देखना चाहिए। और लास्ट है आपका सॉल्यूशन, नहीं, फिफ्थ नंबर का है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को देने में क्या दिक्कत आती है, रेजिस्टेंस आता है। जो मिडिल मैनेजर होते हैं, ये रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ जब कंप्यूटर्स आए थे तो बड़ा रेजिस्टेंस था, जो क्लरिकल स्टाफ था वो कंप्यूटर्स को नहीं लगाना चाहता था। एक परसेप्शन था कि दिस विल ईट आवर जॉब, इस तरह की बातें होती थी। तो कोई भी जब आप एक नई चीज लाते हैं, अभी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है जो कि आपकी या डाटा साइंस है, जो आपके अभी अकाउंटेंट्स वाले काम तो सॉफ्टवेयर ही करने लगेंगे, ठीक है। या जैसे आप ये समझते होंगे इनकम टैक्स में, आप देखते होंगे कि इनकम टैक्स में आपकी असेसमेंट कैसे हो रही है, अब आदमी थोड़ी कर रहा है, वहाँ कंप्यूटर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर्स, लॉटरी सिस्टम है वो कौन निकाल रहा है, कंप्यूटर निकाल रहे हैं। तो उन चीजों को शुरू में करने में जब वो अप्लाई करते हैं तो बड़ा रेजिस्टेंस आता है। इवन जैसे अकाउंटिंग्स के लिए जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सबको यूज करेंगे, तो अभी जो एक रिपोर्ट थी उसमें ये था कि जो रिपीटेटिव टाइप की जॉब है, फॉर एग्जांपल जो यूजुअल अकाउंटेंट्स करते हैं, जैसे आपकी डाटा एंट्रीज और आपकी बुक कीपिंग थिंग, बिलिंग, ऑल दीज थिंग विल बी डू बाय द कंप्यूटर्स ओनली। तो ये चीजें आप एक देखेंगे कि आप इससे बहुत सारी जॉब्स भी जाएंगी जो कि एक रिपीटेटिव नेचर की या लेस स्किल वाली जॉब है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनफैक्ट equip ourselves with the new skills, with the higher skills, there's the creative skills, the thinking skills, right? तो CMS के अंदर वो चीज है, वो क्रिएटिव हो सकते हैं। इसका रेमेडीज क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल होनी चाहिए और पार्टिसिपेटिव अप्रोच होनी चाहिए। तो मतलब आपको ब्रॉड पे अपने जो कोई भी चीजों को आपको सॉल्यूशन लगाने से पहले लोगों को कम्युनिकेट करना है प्रॉपरली, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है और उनको पार्टिसिपेट करवाना है। पार्टिसिपेटिव अप्रोच मतलब सब लोगों को साथ में लेके काम करना है। तो ये सॉल्यूशन देने के बाद आप उसका इवैल्यूएशन करते हैं, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रेज एनालिसिस, द प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन। अब आप देखते हैं इसमें क्या है कि जब आप सॉल्यूशन को करते हैं तो आप उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। और फिर मेजरेबल डाटा, जब आप अपने प्लान को देखेंगे कि वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड और जो हम अप्लाई करने चाह रहे हैं उसकी हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो कई बार ऐसे टर्म होते हैं जो मेजरेबल नहीं होते। मेजर में उनको कंपेयर करने में, उनको इवेल्युएट करने में बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, रेमेडियल एक्शन क्या होता है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए आपके पास, जो कि आपके एक्चुअल्स को आपका रिकॉर्ड कर सके। और कंटिन्यूस फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। फीडबैक शुड बी कंटिन्यूस बेसिस, इट शुड नॉट बी एट द एंड बेसिस कि भाई फीडबैक दे दो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये कंटिन्यूस फीडबैक होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो लैंग्वेज इन्होंने यूज की है वही लिखें। तो इसमें आपका क्या क्या आ सकता है, इसमें आपका आ सकता है इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए या कहीं भी आपको और कुछ पूछने के लिए। अप्रेज जो सिस्टम है उसमें आपके क्वालिटी कंट्रोल है, सेंट्रल टू द अप्रेज सिस्टम क्या है आपका, क्वालिटी कंट्रोल, द सर्च ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। क्वालिटी कंट्रोल, कोई भी चीज जो है वो कंटिन्यूस होती है, इंप्रूवमेंट जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे चाहे जो आपके काइजन हों, चाहे आपके कॉस्ट के हों, चाहे आपके क्वालिटी के हों, कुछ भी हों, इंप्रूवमेंट आर कंटिन्यूस। आप अपने आप में भी देखेंगे, आप में भी जो इंप्रूवमेंट आएंगे वो आपको एक कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट बेसिस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी इंप्रूवमेंट के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। और इसके दूसरा कंपोनेंट क्या है, टोटल एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो प्रेस के लिए दो बेसिक कंपोनेंट है कि आपका क्वालिटी कंट्रोल थीम में है और आपके एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे आप टीक्यू में पढ़े भी थे कि ये कॉपरेशन चाहिए सब लोगों से, इसमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, आर्टिजन लेवल, इवन जो भी आपके और दूसरे लोग भी हैं आपके बैक एंड और फ्रंट एंड में या आपके डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, उनका भी आपको बेसिकली सहयोग चाहिए। तो कॉपरेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड, द ड्यूअल अप्रोच प्रोवाइडेड द सिंगल फोकस द कस्टमर। मैंने आपको कई बार ये कहा कि ये जो सारी क्वालिटी है ये आपकी कहाँ घूमती है, कस्टमर के ऊपर, हु इज द, और कस्टमर का क्या करना है, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना है, ठीक है। भाई कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना, उसको बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या क्या चाहता है, ठीक है, चाहता है, उसकी क्या जरूरतें हैं। और आप
क्या उसको दे रहे हैं। अब इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है ये वाला, वो कस्टमर के डिससेटिस्फेक्शन है। अगर आपने जो कस्टमर को चाहिए वो आपने दे दिया तो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, ये गैप खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें यही ढूंढना है, लेकिन ये गैप बना रहता है। आज गैप खत्म हो गया, कल को फिर कोई गैप आ जाएगा। ये गैप क्यों आ जाता है? क्योंकि चेंज, इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होता है, सोशो कल्चर वैल्यूज चेंज होती हैं। इस तरह से आपकी जो उसकी परचेजिंग पावर में चेंज आ जाता है। आप कभी जानते होंगे, आपने एक मोटे एग्जांपल में कभी सुना होगा कि पहले जो था, इकोनॉमिक्स की चीज हालांकि ये मैं यहाँ जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले जो मोटा अनाज होता था जैसे ज्वार बाजरा वगैरह जो थे, वो थोड़े से पुअर लोग खाया करते थे, जो कि गेहूं वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब उल्टा हो गया, अब उल्टा ये हो गया कि भाई अब जो है इनके दाम इतने बढ़ गए क्योंकि इन्फीरियर हो गए, इनकी प्रोडक्शन कम हो गई। अब इनको जो है मल्टीग्रेन आटा और इन सब चीजों में ये आ गया, चीजें आ गई, तो उनके दाम देखोगे तो आप जो नॉर्मल चीज है उससे काफी बड़े हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम बदलती रहती है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि एक ही तरह से रहती है, प्रॉब्लम कई बार चेंज होती रहती है। आज जो प्रॉब्लम है वो कल नहीं रहेगी, कल जो प्रॉब्लम है वो परसों नहीं रहेगी। तो यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट द व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर वांट एंड व्हाट वी आर गिविंग हिम, तो हम उसको गैप को कम करते रहें। यही क्वालिटी आपकी है, आपकी इंप्रूवमेंट करते रहना है आपको। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं प्रेस का? ये 3 पॉइंट प्रोसेस है, स्मॉल टू बिग इश्यूज। तो पहले आपको देखना है बिग इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी आर जनरली कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर द एक्सपेंसिव इंटरडिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशन। The choice of relatively small problem is in the first instant provide a greater choice of success। तो सबसे पहले आप छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मतलब जैसे आप एग्जाम में भी देखते हैं, तो एग्जाम में आप देखते हैं कि जो सवाल मुझे सबसे आसानी से छोटे हैं, छोटे छोटे सवाल में जल्दी से कर लूं, है ना, जिससे कि मैं अपना वो काम तो कर लूं जो मुझे आता है, और छोटे सवाल को मैं जल्दी करूंगा, पहले करूंगा। Therefore, the TQM team has to proceed with the from small to big। तो पहले छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर बढ़ते चल जाओ। जब आप छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम का कुछ पार्ट वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्या है? सॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या होती है? सारी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्वेबल नहीं होती, मतलब सबके सॉल्यूशन नहीं होते। द प्रॉब्लम सेलेक्टेड शुड नॉट बी ट्रिवियल। मतलब ऐसा नहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके आप बैठ जाओ, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम कुछ ऐसी होनी चाहिए जो इसमें पोटेंशियल इम्पैक्ट आए, जिसमें क्लियर इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको दिखे, जो कि मेजरेबल हो, है, जो फाइनेंशियल टर्म में मेजरेबल हो, जो किसी और टर्म में मेजरेबल हो। और उसके इम्प्लीमेंटेशन जब आप करें तो उसके जो इम्प्लीमेंटेशन का जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसके इम्प्रूवमेंट को किसी तरह से मेजर किया जा सके, उसमें आपका उसको मॉनिटर किया जा सके, मेजर किया जा सके। और दूसरा क्या है? आपको जो उसमें आपके जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आपको मोटिवेशन करना है, जिससे कि आप अपने प्लान को सक्सेस कर पाए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टीम में काम कर रहे हैं उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है, उनको आपको समझना है। नॉट ओनली कि वो उनको आप वैसे समझें कि उनको आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरह से उनको अप्रिशिएशन कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी, जैसे मॉनेटरी में आप उनको इंसेंटिव दे सकते हैं, उनको वन टाइम रिवार्ड दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं। नॉन मॉनेटरी में उनको कुछ अप्रिशिएशन लेटर्स दे सकते हैं, उनको बुला के किसी फंक्शन में उनको किसी टीम के सामने उनको जो है एक एक उनके नाम का छोटा सा फंक्शन कर सकते हो, उनकी वट एवर उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया उसको सबके सामने बता सकते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ द थिंग्स विच इज द नॉन मॉनेटरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो दिस वाज योर प्रेज एनालिसिस, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब मैं आपको सिक्स सिग्मा की तरफ लेके चलता हूँ जो कि 5.3 है। तो सिक्स सिग्मा बेसिकली क्या है? सिक्स सिग्मा ये कहां से वर्ड आया सिक्स सिग्मा? ठीक है, अब मैं इसको बताता हूं आपको। आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, एक आपने देखा होगा एक सिग्मा इस तरह का एक ग्रीक लेटर होता है, ये वाला सिग्मा, ये एक सिग्मा होता है। तो उसी से सिक्स सिग्मा आया है। बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको छोटा सा इसका, इसमें शायद बुक में नहीं दिया हुआ ये चीजें, बट व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बेसिकली सिक्स सिग्मा जो था वो है, ये भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करता है।
तो एक आपने कंपनी का नाम सुना होगा, एक मोटरोला नाम की कंपनी थी, इसमें एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिनका नाम था बिल स्मिथ। क्या नाम था उनका? बिल स्मिथ। तो बिल स्मिथ साहब जो थे वो अमेरिकन इंजीनियर थे। उन्होंने इसको 1986 में मोटरोला कंपनी में इसको प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए एक एक टेक्निक्स या एक टूल्स जो कि स्टैटिस्टिकल टूल थे उनको अप्लाई किया था प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। उसको इन्होंने सिक्स सिग्मा दिया। अब ये सिक्स सिग्मा कहाँ से आया? इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे आता है कि आपकी जो आपकी प्रोसेस रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो आपकी प्रोसेस रिक्वायरमेंट है वो प्रोसेस रिक्वायरमेंट कैसे होती है कि जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो आपके वेरिएशंस हैं उन वेरिएशंस को हम कैसे मेजर करेंगे वो एक तरीका होता है। तो इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको बता के दिखा देता हूँ कि ये सिक्स सिग्मा कहाँ से आया। जो आपकी ये मीन है, मीन मतलब बीच में, अब इसमें थ्री सिग्माज इधर हैं और आपके जो है सिक्स सिग्मा इस साइड है, माइनस के थ्री सिग्मा इस साइड है और सिक्स सिग्मा इस साइड है। तो आपकी जो ये वाला है, ये आपने यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जबकि आपकी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जो हैं, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स आपकी कहाँ पे हैं? सिक्स सिग्मा के अंदर है। और आपको जो प्रोसेस करना है वो यहाँ पे करना है, मतलब थ्री सिग्मास के अंदर आपको करना है, ठीक है। और सिक्स सिग्मा तक आपकी क्या है? स्पेसिफिकेशन लिमिट है, यानी कि इसको कहेंगे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, यूएसएल कह सकते हैं, और ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। जब आप क्वालिटी में बात करते हैं तो क्वालिटी में क्या होती है? आपका जो भी आपके डायमेंशंस होती हैं उसमें एक टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 50 प्लस माइनस 0.5, तो ये क्या हो सकता है? 50.5 भी हो सकता है और 49.5 भी हो सकता है, मतलब दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। अगर आपको ये आपको स्पेसिफिकेशन दिया है तो आपने अगर 50.5 भी बना दिया वो भी एक्सेप्टेबल है, 49.5 बना दिया वो भी एक्सेप्टेबल है। तो अब हमें क्या करना है कि सिक्स सिग्मा जो बिल स्मिथ ने लाए थे, ठीक है, सिक्स सिग्मा जो आपके वो लाए थे आपके बिल स्मिथ, मैंने बताया आपको वो मोटरोला एक कंपनी थी उस टाइम पे, और उन्होंने इस चीज को मतलब मोटरोला में इन्होंने अप्लाई किया था ये। तो ये क्या करता है? प्रोसेस के आपके जो वेरिएशंस हैं, प्रोसेस के वेरिएशन को आपके खत्म करता है, इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी बनाता है आपकी, ठीक है, प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। व्हाट अगर मैथमेटिकल टर्म में समझें तो सिक्स सिग्मा प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि आपके 99.99966%, ठीक है, इतना एक तरह से मान ली करेक्ट होता है, इतना परफेक्ट होता है। तो ये जो आपका परसेंटेज है ये आपका डिफेक्ट फ्री होगा, इतना प्रोसेस इतना इतना हाई क्लास होगा वो कि उसके इतनी एक्यूरेसी होगी उस प्रोसेस में। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सिक्स सिग्मा कहेंगे। सिक्स सिग्मा को बाद में जब ये मोटरोला में अप्लाई किया, मतलब इनोवेट किया 1986 में, उसके बाद एक जर्नल इलेक्ट्रिकल कंपनी थी जी, जिसको आप जानते हैं, वहाँ एक जी में एक साइंटिस्ट हुआ, वो इंजीनियर हुआ करते थे जी में, जिनका नाम था जैक वेल, उनका नाम था जैक वेल्च नाम था उनका, जैक वेल्च। उन्होंने इसको अपने प्रोसेस की मतलब एज ए स्ट्रेटजी में अप्लाई किया इसको, सिक्स सिग्मा को, और दे क्रिएट जनरेट अ वंडरफुल रिजल्ट। तो आप दोनों कंपनी के बारे में जानते होंगे, सिक्समा, ये जी और मोटरोला, ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो आप आई थिंक अवेयर होंगे इन दोनों नामों से। अब मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ पूरा, ये क्या है। ये तो मैंने जस्ट इसका एक बैकग्राउंड बताया आपको। तो बेसिकली अब आपको मैं ये बात बताता हूँ कि हम इसको सिक्स सिग्मा को क्यों अप्लाई करते हैं, क्या इसका पर्पज होता है। तो सबसे पहले तो पर्पज क्या होता है आपका, कि आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ठीक है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है। दूसरा क्या होता है? रिडक्शन इन वेरिएशन, रिडक्शन इन वेरिएशन ऑफ प्रोसेस, वेरिएशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। और क्या होता है फिर आपका, क्या होगा इससे? साइकिल टाइम रिडक्शन होगा, साइकिल टाइम रिडक्शन,
और क्या होगा, साइकिल टाइम रिडक्शन के बाद आपका कॉस्ट आपकी कम होगी, रिड्यूस कॉस्ट। और क्या होगा, रिड्यूस कॉस्ट होगी तो और आपका क्या होगा, ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दीज आर द थिंग, इसके लिए हम सिक्स सिग्मा को अप्लाई करते हैं। अब मैं आपकी, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा बेस बताया, अब मैं आपकी किताब के हिसाब से बताता हूँ। तो सिक्स सिग्मा में आपकी दो मेथोलॉजी होती है जो कि हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट और उसके वेरिएशन को कम करने के लिए यूज करते हैं। एक तो डीएमए आईसी और डीएमए डीवी। तो ये क्यों होती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे, जिसमें एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए होती है और एक नए प्रोसेस को के लिए होती है। जो आपके ये कहाँ से आई दोनों ये मेथोलॉजी, एक एक जो डीमिंग थे, उन्होंने एक डीमिंग व्हील बनाया था। ये आपकी किताब में डिटेल दी नहीं हुई है बेसिकली। एक उन्होंने एक डीमिंग व्हील बनाया था, इस तरह का एक व्हील था। व्हील मतलब एक, उसमें चार पार्ट उन्होंने बताए थे, उसको बोलते थे PCDA, प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो ये साइकिल जो थी PCDA, प्लान, सॉरी, पीडीसीए, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो पहले प्लान करो, फिर काम करो, उसको चेक करो, ठीक है, और फिर एक्ट करो, फिर ये सब करते रहो आप। ये साइक्लिक था ये एक तरह का। तो ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करता था, तो इसको डीमिंग व्हील भी कहीं कहीं बोलते थे। एडवर्ड डीमिंग्स थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाई थी। तो डीएमए आईसी और डीएमए डीवी। तो डीएमए आईसी जो होता है आपका, वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है, और डीएमए डीवी जो है वो आपके नए प्रोडक्ट को क्रिएट करने से पहले हम उसको करते हैं, जब आप नए नए डिजाइन पर जा रहे हैं। तो ये जस्ट ये टर्मिनोलॉजी है जिसमें फर्स्ट वर्ड यूज हुए हैं डीएमए आईसी और डीएमए डीवी। बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस है। तो ये डीएमए आईसी पहले पढ़ते हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए है। डिफाइन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डिफाइन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट गोल्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द कस्टमर डिमांड एंड द एंटरप्राइजेस स्ट्रेटजी। मतलब आपको सारी चीज में कस्टमर को फोकस में रखना है। आपके एंटरप्राइजेस के क्या स्ट्रेटजी हैं, क्या विजन है, क्या वर्जन है, क्या वैल्यूज हैं, क्या आपके मिशन हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोसेस को इंप्रूवमेंट गोल क्या है वो आप पहले डिफाइन कीजिए। तो इसकी वही हो गया कि प्रॉब्लम को पहले बताइए कि प्रॉब्लम है क्या, किसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिससे कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े और आपकी जो स्ट्रेटजी है आपकी कॉर्पोरेट लेवल पे वो फुलफिल हो। ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस के इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसको कैसे हम करेंगे सिक्स सिग्मा में। मेजर द करंट प्रोसेस एंड कलेक्ट द रिलेवेंट डाटा। तो जो आपकी प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के हिसाब से वो है। तो जब हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, पहले हमें मेजर करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, उसका डाटा कलेक्ट कीजिए जिससे कि हम कंपैरिजन कर पाए। फिर आप प्रेजेंट सिचुएशन को डीपली एनालाइज कीजिए। डी एम ये हो गया आपका, और ए ये आपका हो गया एनालाइज टू वेरीफाई द रिलेशनशिप विद कैजुअलिटी ऑफ फैक्टर। तो आपको रिलेशनशिप एनालाइज करना है, कैजुअल रिलेशनशिप डेवलप करना है वेरियस फैक्टर के बीच आपके करंट प्रोसेस के लिए। डिटरमाइन व्हाट रिलेशनशिप इज, अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट ऑल फैक्टर हैव बीन कंसीडर। मींस सारे फैक्टर्स उसमें कंसीडर हो जाएं, वो रैंडमली इस तरह से असाइन हो, इस तरह से फॉर्मुलेट हो आपका एनालिसिस के सारे फैक्टर्स उसमें कंसीडर हो जाएं। तो जब आपने प्रॉब्लम को मेजर कर लिया, आइडेंटिफाई एनालाइज किया, देन इंप्रूव और ऑप्टिमाइज कीजिए। तो यहाँ आपका आई जो आया है अगला, वो डीएम में आई का मतलब इंप्रूव कीजिए अपने प्रोसेस को, जो आपने स्ट्रेटजी आपने लगाई है, जो यहाँ पे एनालाइज किया है उसको, जैसे डिजाइन, ये एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी टेक्निक्स आपने लगाई हैं, आप हिट एंड ट्रायल्स हैं आपके,
इस तरह के बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। और फिर जो आपने ये किया, ये जो आपने एक्ट किया, इसको कंट्रोल टू मेजर, इसको आप मेजर कीजिए कि आपने एग्जैक्टली वेरिएशन आपने कितने कम किए, क्या आपकी कोरिलेशन आ रहा है रिजल्ट्स में, डिफेक्ट्स के साथ क्या रिलेशंस बन रहे हैं। इस तरह के आप यहाँ पे कंट्रोल मेजर अप्लाई कर दिए। इसके लिए आप पायलट रन्स भी कर सकते हैं। पायलट रन्स मतलब एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे कुछ रन्स कर सकते हैं। पायलट रन आप जानते होंगे कि सिमुलेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिमुलेशन में भी पॉसिबल, सिमुलेशन तो खैर डीएम में डीवी में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत, अगर प्रोसेस बिल्कुल ही नया है तो इम्प्रूव, एक तरह से अगर आप बहुत ड्रास्टिक चेंज कर रहे हैं तो सिमुलेशन यहाँ भी यूज कर सकते हैं, पायलट रन भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन टू द प्रोडक्शन एंड देयर आफ्टर कंटिन्यूस मिरर, तो सबसे पहले आप पायलट रन कीजिए, फिर उस प्रोसेस कैपेबिलिटी को अपनी एस्टेब्लिश कीजिए, फिर अपने पायलट रन को सीधे प्रोडक्शन में ट्रांजिशन करके कंटिन्यूस आप इसको मेजर करते रहिए और कंट्रोल मैकेनिज्म को आप बनाए रखिए। तो दिस इज द थिंग दैट इट इज, अगर आप इसको मोटे तौर पे समझे तो ये है क्या, बेसिकली ये डिटेल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम है फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बस ये है कि एक साइंटिफिक वे में है, एक डिफाइंड वे में है, एक मेजरेबल वे में है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए था। अब हम करते हैं जो आपके न्यू प्रोसेस के लिए है। न्यू प्रोसेस के लिए डीएम में डीवी होता है। तो पहला स्टेप तो डिफाइन द गोल डिजाइन एक्टिविटी दैट आर कंसिस्टेंट विद द कस्टमर डिमांड एंड एंटरप्राइज। तो नए प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप कस्टमर की क्या डिमांड है डिजाइन के हिसाब से वो देखना है। मेजर आइडेंटिफाई क्रिटिकल टू क्वालिटी, तो क्या मेजर्स रहेंगे आपके, क्या इनेबलर्स रहेंगे जिससे आप क्रिटिकल, जो क्वालिटी के लिए क्रिटिकल रहेंगे, आपकी प्रोडक्ट कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेबिलिटी, रिस्क असेसमेंट के लिए क्या मेजर्स आपके होंगे, किन पैरामीटर्स पे आप काम करेंगे। फिर आप एनालाइज टू डेवलप द डिजाइन अल्टरनेटिव। अब जो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या बनाना है और क्या पैरामीटर्स रहेंगे, उसके आप अल्टरनेटिव डिजाइन कीजिए। क्रिएटिव हाई लेवल थिंकिंग डिजाइन, इवेल्युएट डिजाइन कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट बेस्ट डिजाइन। तो उसमें से बहुत सारे आपके जो डिजाइन के अल्टरनेटिव आए हैं उनको एनालाइज करके आप एक बेस्ट डिजाइन आप सेलेक्ट कीजिए। फिर इस डिजाइन की डिटेल्ड करनी है, बहुत एनालिसिस करके फर्दर उसको आगे ब्रेक करना है, उसकी डिटेलिंग करनी है, ऑप्टिमाइज करना है, उसको वेरीफाई करना है अपने डिजाइन को। तो ये यहाँ पे आपको सिमुलेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। सिमुलेशन आप जानते हैं, सिमुलेशन मतलब आप रियल में वो काम ना करके, जैसे आपको पायलट की ट्रेनिंग जो दी जाती है, ऐसा नहीं कि सीधे उसको प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया जाता है, उसको पहले सिमुलेशन कराया जाता है, उसके माइंड को, ब्रेन को, उसके उसके एक्ट को, उसके जो उसको बेसिकली आर्टिफिशियली ट्रेंड किया जाता है, सिमुलेशन किया जाता है। वेरीफाई द डिजाइन, जो आपका वहां पे मेजरिंग था ना, वो कंट्रोल मेजर, तो वट एवर आपने जो यहाँ किया था उसके आप अपने डिजाइन को वेरीफाई कीजिए, यहाँ पायलट रन कीजिए, फिर इस पायलट रन को प्रोडक्शन में लेके आइए, सीधे सीधे प्रोसेस ओनर को हैंड ओवर कर दीजिए। तो ये आपके जो 6 स्टेप प्रोसेस है, सॉरी 5 स्टेप प्रोसेस जो है उसमें है ये, और फिर इसमें जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो यहाँ ये छोटी छोटी बातें दी हैं, मेरे हिसाब से इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप इसको सब मैंने आपको बता दिया। सिक्स सिग्मा के लिए क्या इनेबलर्स हैं, क्या सक्सेसफुल होने के लिए जरूरत है। तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप सिक्स सिग्मा कर रहे हैं या कोई भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे आप कॉस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें आपके क्योंकि रिसोर्स भी होते हैं, मैन पावर भी यूज होती है, टाइम भी यूज होता है, तो आपको सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, सीईओ से लेकर मैनेजमेंट की। तो ये एग्जीक्यूटिव लीडरशिप क्या काम करती है, ये एक विजन डिसाइड करती है, सेटिंग अप द विजन ऑफ सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन। तो ये विजन डिसाइड करते हैं वो। और क्या करते हैं ये एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, क्या काम करती है कि एक तो ये विजन देते हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स का, और दूसरे जो इमीडिएट इनके अंडर काम करेंगे जो रोल होल्डर्स हैं उनको कुछ फ्रीडम देते हैं काम करने के लिए, उनको कुछ एम्पावर करते हैं, रिसोर्स उनको देते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट करने के लिए उनको कुछ पावर्स दी जाती हैं। फिर इसमें क्या होता है, चैंपियंस होते हैं। तो चैंपियंस क्या होते हैं, जो चैंपियंस आर द रेस्पॉन्सिबल, जो कि इनकी अंडर काम करते हैं, एक तरह से एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के सामने के नीचे काम करते हैं, एक तरह से मतलब उनके डायरेक्शन में काम करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप से ये अपनी पावर ड्रा करते हैं और अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो चैंपियन जो होते हैं, ये जो चैंपियंस होते हैं, ये आपके
जो ये जो ब्लैक बेल्ट्स होते हैं जो कि और इनके हायरार्की में नीचे काम करते हैं, उनको उनके लिए मेंटर का काम करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और जी में जो है ये क्वालिटी लीडर भी कहे जाते हैं, जो चैंपियन है, जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है उसमें ये क्वालिटी लीडर भी कहे जाते हैं, जो चैंपियंस होते हैं। चैंपियंस के बाद ब्लैक बेल्ट्स आते हैं, मास्टर ब्लैक बेल्ट्स। तो मास्टर ब्लैक बेल्ट्स वो होते हैं जो आपके इनकी चैंपियंस की डायरेक्शन में काम करते हैं। ये इन हाउस एक्सपर्ट होते हैं जो सिक्स सिग्मा के लिए ट्रेन किए जाते हैं। 100% वो टाइम अपना डिवोट करते हैं और वो चैंपियंस को असिस्ट करते हैं। और ब्लैक बेल्ट्स जो होते हैं और ग्रीन बेल्ट्स जो जो इनके भी फर्दर नीचे काम करते हैं, इनके डायरेक्शन में काम करते हैं, उनको गाइड करते हैं। Apart from their usual rigorous statistics, they spend the time on ensuring the integrated deployment of the Six Sigma across the various functions. So these are the basically real executor at this Six Sigma जो है। फिर इसके बाद एक्सपर्ट होते हैं। तो इसमें आपको दिस लेवल इज यूज्ड प्राइमरी विद द एरोस्पेस एंड डिफेंस बिजनेस। तो ये एक्सपर्ट जो होते हैं जहाँ स्पेशल हैं, जैसे मैरीन टाइप के हैं, एरोस्पेस है, डिफेंस है, या हाई न्यूक्लियर पावर है, इस तरह के जो सेंसिटिव एरिया है उनमें ये काम करते हैं। एक्सपर्ट जो है अक्रॉस कंपनी की बाउंड्री की काम करते हैं। वो सर्विस इंप्रूव, प्रोसेस, प्रोडक्ट सप्लाईज, तो वो पूरे फ्रीडम के साथ कंपैरेटिवली काम करते हैं, ज़्यादा फ्रीडम होती है। दे हैव वैरायटी ऑफ, एक तरह से आप समझिए उनके पास एक्सपर्टाइज होती है। इसके बाद जो होते हैं ये आपके ब्लैक बेल्ट्स होते हैं, बैक बेल्ट्स। तो जो ब्लैक बेल्ट्स होते हैं वो मास्टर बैक बेल्ट्स के अंडर काम करते हैं और ये अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। मास्टर ब्लैक बेल्ट जो होते हैं वो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। वो आपका 100% टाइम अपने प्रोजेक्ट के लिए देते हैं, ठीक है। और वो प्राइमरी फोकस करते हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे। जो चैंपियंस होते हैं वो बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और ये अपने कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स को देखते हैं। उसके बाद ग्रीन बेल्ट्स आते हैं। तो ग्रीन बेल्ट्स क्या होते हैं? जो सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन अपनी जॉब के साथ, अदर जॉब के साथ भी वो काम करते हैं सिक्स सिग्मा के लिए। तो वो ग्रीन बेल्ट्स, उनको एक टैग असाइन कर दिया जाता है। बेसिकली ग्रीन बेल्ट्स वो ऐसा नहीं कोई बेल्ट बांधते हैं, मतलब दे सम सॉर्ट ऑफ द दे गिवन दिस काइंड ऑफ द टैग। बेसिकली दे ऑपरेट अंडर द गाइडेंस ऑफ द ब्लैक बेल्ट्स एंड सपोर्ट द अचीविंग द ओवरऑल रिजल्ट। और येलो बेल्ट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको बस जस्ट एक ट्रेन किया जाता है उसके लिए एज ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। वो कभी इन नियर फ्यूचर में दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंगेज इन द रियल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस। तो सिक्स सिग्मा के लिए वो ऐसा नहीं होते, वो जस्ट एक ट्रेंड किए जाते हैं। तो ये 7 जो लेवल पे ये काम करते हैं सिक्स सिग्मा के लिए। सिक्स सिग्मा प्रोसेस क्वालिटी प्रोसेस में कैसे होता है? तो सिक्स सिग्मा इज द सेट ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑर्डिनरली डेवलप्ड बाय द मोटोरोला। ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका, जिसमें आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना है, एलिमिनेशन ऑफ द डिफेक्ट करना है। डिफेक्ट क्या होता है? नॉन कन्फर्मिटी। जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन है वो नॉन कन्फर्मिटी है, उसी को डिफेक्ट कहेंगे। ये आई थिंक ये बात अच्छा इन्होंने बाद में लिखी हुई, मैंने आपको पहले ही बता दी। while the particulars of the methodology were originally formulated by the Bill Smith, जो मैंने आपको पहले बताया, in 1986 Six Sigma was heavily inspired by the 6 preceding decades of the quality improvement methodology such as the TQMs, जीरो इफेक्ट, पीएम भी बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट पे जीरो इफेक्ट होना चाहिए और हमारे प्रोडक्ट में जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। तो ये बहुत लोगों ने अप्लाई किया है। दिस इज द प्रूवन कॉन्सेप्ट। तो क्या है? प्रोसेस इंप्रूवमेंट, वेरिएशन का रिडक्शन, साइकिल टाइम का रिडक्शन, कॉस्ट का रिडक्शन, प्रॉफिट का इंप्रूवमेंट होना और आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, यही सब काम है आपके उसमें। तो क्या है सिक्स सिग्मा? क्या असर्ट करता है? कंटिन्यूअस एफर्ट टू रिड्यूस द वेरिएशन इन द प्रोसेस आउटपुट इज द की सक्सेस। मतलब वही मैंने कहा, वेरिएशन आपको घटाना है। मैन्युफैक्चरिंग एंड द बिजनेस प्रोसेस कैन बी मेजर्ड, एनालाइज्ड एंड इम्प्रूव। तो ये बेसिकली इस चीज को मान के चलता है कि ये क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपको मेजर किए जा सकते हैं, उनको एनालाइज किया जा सकता है और उसमें इंप्रूवमेंट भी किया जा सकता है, उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो ये ऐसा बेसिकली उनके पीछे बैकग्राउंड है सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने के लिए। ये बेसिकली एक इनेबलर है। सिक्स सिग्मा ये मानता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेजर किया जा सकते हैं, उनको एनालाइज किया जा सकता है, उनको इंप्रूव किया जा सकता है, उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। और क्या काम करते हैं? रिड्यूस इन द वेरिएशन इन द प्रोसेस। तो ये वर्ड आप थोड़े से आप ध्यान में रखिएगा
Succeeding at achieving the sustained quality improvement require the commitment from the entire organization, जो मैंने आपको पहले ही बताया। टॉप लेवल मैनेजमेंट से आपको बिल्कुल एक कमिटमेंट चाहिए उनका, क्योंकि इसमें रिसोर्स भी अप्लाई होंगे और विजन और वर्जन तो टॉप मैनेजमेंट ही सेट करेगा। द टर्म सिक्स सिग्मा रेफर टू द एबिलिटी टू द हाईली कैपेबल प्रोसेस, ये आप वर्ड थोड़े ध्यान कीजिए। to produce the output within the specification. In particular, process that operates Six Sigma quality produces the defect 3.4 defect per million opportunity. DPMO इसको बोलते हैं defect per million opportunity, मतलब 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। मतलब ये है ऐसा प्रोसेस, इतना हाईली कैपेबल प्रोसेस है जिसमें डिफेक्ट 1 मिलियन में 3.4 से ज्यादा नहीं होंगे। तो इट इज so highly precise, highly capable process is called Six Sigma. Six Sigma is the implicit goal to improve the all process to the level for the better quality. तो वही जो क्वालिटी कंट्रोल्स की तरफ हम चल रहे थे। अब ये क्वालिटी करने से क्या हमें फर्क होगा, हमें कॉस्ट हमारी कम होगी, हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो आप सब ये जब चीजें एक साथ होंगी तो आपके प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी रहेगी, ठीक है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट होगा, इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट होगा। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। अब हम 5.4 में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।